ये विपक्षी पार्टी रीजनल पार्टी कश्मीर की, ये वही पार्टी है जो अलगाववादियों को बिरयानी खिलाती थी। पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है एंड रोग कंट्री है, पागल कंट्री है वो। 370 और 35 से हटने के बाद शांति तो बहुत आई थी। यह युद्ध जो शुरू होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं टिकने वाला है, इसमें कई देश कूदेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पिछले दिनों हुए नृशंस हत्याकांड ने कश्मीर को एक बार फिर से उस नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसको लेकर भी कि क्या धर्म के नाम पर कश्मीर में, हमारे कश्मीर में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? क्या धर्म पूछकर कत्लेआम मचा दिया जाएगा? आखिर कहां पर, क्यों और इस स्थिति में कश्मीर को लाकर क्यों खड़ा कर दिया गया? धारा 370 हटाने के बाद ये कहा जा रहा था कि हालात बदलेंगे, ये कहा जा रहा था कश्मीर अब पूरी तरह से महफूज है। पर्यटक जा भी रहे थे, मौज मस्ती भी कर रहे थे और अपने आप को बहुत सुरक्षित फील भी कर रहे थे और ये कह रहे थे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हुआ उसने वाकई रोंगटे खड़े कर दिए। अब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, इंसाफ दो और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दो। ऐसा कब होगा, कैसे होगा, क्या सरकार की रणनीति है, इस विषय पे तफसील से आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक पैनल बहुत अच्छा हमारे साथ मौजूद है। तारुफ करा देते हैं उन खास मेहमानों का। ज्योति कलश जी हमारे साथ है, पूर्व IAS है, बहुत स्वागत है आपका। अजय कौल जी हमारे साथ है, एडिटर इन चीफ है UNI के, बहुत स्वागत है सर आपका। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है सर, बहुत स्वागत है आपका। और स्वामी उपमन्यु महाराज जी हमारे साथ है, धर्मगुरु है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में ज्योति कलश जी आपके साथ ही करती हूँ, क्योंकि देखिए विदेश नीति की यहाँ पर बात की जा रही है। जब बात पाकिस्तान की हो रही है सर, पाकिस्तान से तो बहुत उम्मीद नहीं की जा रही है ना, लेकिन पहलगांव में जो हुआ उसे किस तरह से आप देखते हैं और विदेश नीति के तौर पर भारत का अब तक का कदम कैसा है? नेहा जी, जो कुछ भी हुआ पहलगाम में वो इंसानियत के खिलाफ हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए वो उतनी ही कम होगी। टूरिस्ट की रिलीजन को, उसके धर्म को पूछ करके मारना या किसी को भी मारना, ये एक बहुत गलत संदेश देता है। जहाँ शांति प्रक्रिया चल रही थी, 370 और 35 से धारा जब एब्रोकेट की गई, बहुत शांति का माहौल हुआ। वहाँ पर जो पत्थरबाज सड़कों पे पत्थर चलाते थे वो पत्थरबाजी बंद हो गई थी और एक अमन चैन की शांति आ गई थी। हर चीज़ में विकास दिख रहा था, सरकार की इतनी अच्छी नीतियाँ चल रही थी। लेकिन ये जो हुआ, ये पूरे, इसको कहते हैं समरसॉल्ट हो जाना, पूरी सिचुएशन को बदल देना। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे बहुत पुराना षड्यंत्र चल रहा है और षड्यंत्र चल रहा था। जहाँ तक विदेश नीति की बात है, भारत पाकिस्तान रिलेशंस एक ऐसा रिलेशंस है जो हमेशा ही डिस्टर्ब रहा है। 47 में आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद से आप देखें कभी बहुत कॉर्डियल रिलेशंस नहीं रहा है। उसकी कई वजह हैं, लेकिन जो मेरी सोच है, जो विदेश नीति है अपनी, उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। और वो कंसिस्टेंसी है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी। आप एक ऐसे कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बॉर्डर कभी बदली नहीं जाएंगे, आप हमेशा पड़ोसी ही रहेंगे। लेकिन अगर शांतिपूर्ण रहे तो दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। सिर्फ पड़ोसियों को तो बदला नहीं जा सकता, नीतियां बदली जा सकती है, लेकिन इस बार जो देखने के लिए मिला अजय कौल जी, वो अलग था। अलग इसलिए था कि देखिए जम्मू कश्मीर में कभी आज तक पर्यटकों पर निशाना नहीं साधा गया था। आतंकवादी जो हैं वो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, वो जानते थे कि कश्मीर की रोजी रोटी यही है, ये जब आते हैं तब हमारा काम चलता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया और वो भी धर्म के आधार पर। पहले हम धर्म की बात करें कि यहीं पे हमारा थोड़ा एमनीजिया है लोगों में
कि धर्म के नाम पे वहाँ पे किलिंग्स पहली बार हुई। हाँ। मैं आपको याद दिला दूँ कि वहाँ से 3.5 लाख 4 लाख हिंदूस, कश्मीरी पंडित जिनको कहते हैं, उनको वहाँ से निकलना पड़ा धर्म के नाम पे, क्योंकि वहाँ पे टारगेटेड किलिंग 88 में स्टार्ट हो गई थी, 89 में सॉरी, हिंदू के नाम पे। और तब भी धर्म के नाम पे ही किलिंग्स हुई, बट याददाश्त शायद लोगों को कम है, वो याद नहीं है, उसकी वजह से ही वहाँ पे एक मिनट मैं आगे बोल लूँ। उसके बाद भी एक चिट्टी सिंहपुरा एक इंसिडेंट हुआ 2000 में, जिसमें सरदारों को मारा गया, 36 सरदार मारे गए। संग्रामा में एक जगह मारे गए हिंदुओं को, 23 हिंदूज वेयर क्लब टुगेदर एंड किल्ड। बच्चे भी थे उसमें, हिंदूज थे, कश्मीरी पंडित थे वो भी। तो धर्म के नाम पे पहली बार नहीं हुआ है, धर्म के नाम पे ही ये जो वहाँ पे जो आतंकवाद चल रहा है वो धर्म को टारगेट करने के लिए ही है और इंडिया को ब्लीड करने के लिए है। तो ये आप समझ लीजिए, ये आप भूल ना जाएं। अब इस बार ये आपके कि टूरिस्ट को इतनी मात्रा में पहली बार टारगेट किया गया। जैसे आपने कहा कि इकॉनमी रिलेटेड है ये टूरिज़्म, वहाँ की इकॉनमी बहुत डिपेंडेंट है कश्मीर की टूरिस्ट पे। टूरिज़्म जितना खर्चा वहाँ पे, जितने लाखों लोग आते हैं, और जैसे अभी 35 साल हो गए कश्मीर में टेररिज्म का, आतंकवाद का, लेकिन टूरिस्ट को, जैसे आपने कहा कि 1-2 बार इंसिडेंट हुए, बट इतनी बड़े स्केल पे नहीं हुए, क्योंकि माना जाता था कि टूरिस्ट को इसलिए नहीं छेड़ा जाता कि कश्मीरियों की इसमें रोज़ी रोटी इन्वॉल्व है, तो वो कश्मीरी नाराज़ होंगे, जो कि अब हुए। जैसे आप देख रहे हैं कश्मीरी सड़कों पे उतरे, जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान है भी कर रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। तो ये इस स्केल पे पहली बार हुआ, ये मैं मानता हूँ। तो अदरवाइज धर्म के नाम पे ही वहाँ पे आतंकवाद चल रहा है 35 साल से, जो यहाँ के लोग आई थिंक सारे दुनिया, इंडिया, भारत भूल गया है। जी ठीक है। मैं स्वामी उपमन्यु जी से जानना चाहूँगी सर, अब भारत में रहकर हिंदू होना अपराध हो गया है क्या? मारा जाएगा सर? हिंदू बोलते ही मार दिया जाएगा? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। उसका कारण क्या है, इसकी विवेचना करें तो पीछे करें। हाँ। कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो राजनीतिक परिवेश है, हाँ, ये नहीं है। हाँ। यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, लोकतंत्र नहीं है यहाँ, भीड़ तंत्र है। ये भीड़ तंत्र है। हमारे पास सब अधिकारी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, इनको देखिए। इस टाइम केवल सबसे बड़ी बात है, जो ध्यान करने वाली बात है, इसको हम, आपने कहा था ना एनालिसिस करिए कि आदमी वोट कहाँ से मिल रहा है, किसको खुश रखना है। हाँ। न्याय कहाँ से मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, सच क्या है उससे मतलब नहीं है, हाँ। हकीकत क्या है उससे मतलब नहीं है। आपने कहा कि माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। हाँ, भीड़ तंत्र है। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा समझिए आप। मैं आपको बताता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है आप अच्छे हैं तो आपको वोट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुसलमान हैं और मुसलमानों को वोट मिलना चाहिए। इसको भीड़ तंत्र कहते हैं, इसको जाति तंत्र कहते हैं, इसको जिसको कहते हैं कि ये इंसानियत नहीं है। हमको कहाँ से वोट मिलेगा, किसको खुश करके वोट मिलेगा, किसको गाली दे के वोट मिलेगा, ये लोकतंत्र नहीं होता। बहुत गहराई से समझिए, इसको एनालिसिस करिए, 1 महीना लगेगा समझने में कि भीड़ तंत्र और लोकतंत्र होता क्या है। इस टाइम जिसको जहां से वोट मिल रहा है उसी को उन्होंने बाप बना लिया। बुरा नहीं मानिएगा, हकीकत है कि कहीं पे धोबी ज्यादा है, उनको बना लिया, कहीं पे मुसलमान ज्यादा है। कहाँ लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब होता है हम अच्छे हैं, हम अपनी सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं, आपको हमारे सिद्धांत अच्छे। लोकतंत्र का मतलब है। लेकिन इस विषय पे तो पूरे राजनीतिक दल इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं ना। कहाँ ये क्वालिफिकेशन कोई भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं सही है नहीं, आज दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी आप देखिएगा सारी पार्टियां सब अलग हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं और बहुत डीपली अध्ययन किया है। मैं बहुत डीपली, 1 सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम राजनीति ऐसा वो हो गया है कि जहां से जिसको लाभ मिलता है, जहां से जिसको वोट मिलता है, उसके हिसाब से चलने लगते हैं, ना कि न्याय के हिसाब से चलते हैं। न्याय रह ही नहीं गया है। जिस दिन सारी पार्टियां एक हो जाएंगी देशभक्ति के लिए, पार्टियां नहीं हमें एक चाहिए,
उस दिन कोई एक भी इस तरीके की घटना नहीं होगी। ये चैलेंज है। ठीक है रवि जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं। ये चैलेंज है हमारा। तो कहा भी जा रहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ है भी नहीं, मतलब खुफिया तंत्र नहीं में है, दिक्कतें वो थी, भटके हुए हो गए, फेलियर था, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कह रहे कोई भी कदम उठाओगे हम आपके साथ हैं। अब है भी और नहीं भी। जी बिल्कुल नेहा जी, मैं समझता हूँ कि जितनी भी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सरकार के साथ खड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अगर ये पार्टियां पीछे हट जाती हैं तो हिंदू उग्र हो जाएगा, हिंदू खिलाफ हो जाएगा इन सभी पार्टियों को, क्योंकि ये सभी रीजनल पार्टियां, ये वही पार्टियां हैं बहुत सही कह रहे हैं जो जिनको भारत में रहने से डर लगता है, मुसलमान को भारत में, और भारत में रहने से किस मुसलमान को डर लगता है? जो हमारे यहाँ से पैसा कमाते हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं और उनको सुरक्षा मिली हुई है, उनको रहने से डर लगता है। भारत के उपराष्ट्रपति को रहने से डर लगता है। मतलब हैरानी की बात ये होती है, उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों को डर लगता है जो खुद को मुसलमान कहते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि एक माहौल, एक जाता कोई नहीं है, और एक ऐसा माहौल देश में पैदा करने, वक्फ बोर्ड को लेकर, सुनिए, वक्फ बोर्ड को लेकर जो माहौल देश में हिंदू मुसलमान चल रहा था, एक टाइमिंग चुनी गई पाकिस्तान द्वारा। ये जो साजिश, कोई साजिश बहुत छोटी साजिश नहीं है, उन्होंने टाइमिंग चुना कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, और इस टाइम पर वो दिखाने की कोशिश की गई हमने हिंदुओं को मार रहे हैं, मुसलमान को नहीं मार रहे हैं। मतलब हिंदुओं की, मुसलमानों की सहानुभूति मिल जाएगी। और आज ही बता दूं मैं, कश्मीर में जो लोग साथ चल रहे हैं, चाहे रीजन्स पार्टी, जो मैं एक नेशनल चैनल पे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियाँ, विपक्षी पार्टी, रीजन्स पार्टी कश्मीर की, ये वही पार्टियां जो अलगाववादियों को बिरयानी खिलाती थी। आज से 35 साल पहले जो हुआ वो नरसंहार था, और उस नरसंहार के बाद उनको बिरयानी खिलाई जाती थी, उनको सुरक्षा दी जाती थी, टैक्स पेयर्स का पैसा उन पे खर्च किया जाता था। और आज सरकार की नींद खुली है, देश की नींद खुली, क्योंकि हिंदू समझ चुका है कि अगर बचना है तो लड़ाई ही एक, जंग ही एक सोल्यूशन है। आज सही बात कह रहे हैं। आज एक बात और बता दूं मैं आपको कि आज देश के अंदर जो हिंदू है वो समझ चुका है कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और जितनी जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, ये कहीं ना कहीं एक गेम है कि उनको कुछ टाइम के लिए, बेशक से आज साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चंद दिनों के अंदर देखेंगे जिस प्रकार से इंडी गठबंधन टूटा है, ऐसे ही ये सब दूर होते नजर आएंगे और सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी करते नजर आएंगे, जबकि चिंगारी निकल चुकी है। इनको वोट चाहिए मुस्लिम। ये चीजें तो देखने के लिए भी मिली थी, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था सबूत दीजिए। हादसे के पहले, इस हादसे के पहले मुफ्ती महबूबा ने ये बात कही थी। हाँ कही थी, ठीक है, एक बार दे दीजिए। देखिए, वो तो लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स है ना, कि आपको लगता है कि सरकार अगर ठीक कर रही है तो जो अपोजिशन में होते हैं कि उनको वो क्वेश्चन सवालों में घेरे में कि भाई मतलब दे विल नॉट एक्सेप्ट देयर सक्सेस गवर्नमेंट की, जैसे बोलते हैं। तो जैसे वही इंटरनल पॉलिटिक्स है, जैसे स्वामी जी ने बोला कि अभी सारे लोग तो इकट्ठे हैं, तो जब अभी तो इनिशियल फेज़ है ना, कि इनिशियल जो मतलब सेंटिमेंट है, इतने एंगर है, आउटबर्स है, पूरे देश में गुस्सा है, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये फिर आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग टाइप के कि भाई आप इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, वो कैसे हो गया, पाकिस्तान को कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप क्यों क्या रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, अंदर देख लीजिए पहले। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे हैं, शुरू हो गए। वो तो वो स्टेटमेंट्स ऐसे आते रहेंगे। जो हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक्स ही ऐसा है, जैसे इन्होंने कहा कि अब वोट आप किस रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे लेते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, बट आपका रिलीजन क्या है, आपके मतलब नंबर्स कितने हैं, हाँ। उस पे वोट बनते हैं, हाँ। वोट मिलते हैं, और वही उसी की वजह से फिर सारा पॉलिटिक्स खेल हो जाता है। कौल साहब, मेरी टिप्पणी है इसके ऊपर। हिंदुस्तान में जो सबसे ख़राब चीज़ एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ पर राजनीति है। विषय राष्ट्रीय सुरक्षा की हो जी, हमारे देश की सुरक्षा की बात अगर है तो उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना राष्ट्र जी, और राष्ट्र हित में बात करना चाहिए। ये क्या बट दिक्कत है कि सारी पार्टियां करती है, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। यहाँ तो क्या है, हम लोग डिवाइडेड हो जाते हैं। ये जो डिवीजन है जिसका फायदा उठाते हैं हमारे एडवर्सरी जी। नहीं, जैसे अभी नेहा ने बोला भी, या किसी ने बोला भी कि ये जो आपने बोला है वक्फ का जो सेंटिमेंट, जो वक्फ की बिल की एक्ट की वजह से जो माहौल बना है ना,
मैं भी ये मानता हूँ कि ये इसीलिए सोची समझी साजिश है। अभी हिंदुओं को मारो, माहौल बना हुआ है, तो आग में घी डाल दीजिए और भी भड़केंगे वहाँ पे। ठीक है, मैं ज्योति जी आपसे सवाल पूछती हूँ। देखिए, ये कहा गया था कि धारा 370 हटेगी ना, उसके बाद माहौल बदल जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा पूरी तरह से, वहां पर हिंदू भी बहुत सुरक्षित हो जाएगा, लोग घूमने जाएंगे, माहौल एकदम पूरी तरह से बदल जाएगा। नेहा जी, इसमें मैं आंसर करूंगा। मैं आपको आई थिंक मैंने यहाँ पे पहले भी इस एपीएन चैनल पे भी बोला है, उस टाइम पे भी बोला है, 370 का लॉ एंड ऑर्डर, या देखो आतंकवाद कश्मीर में क्यों है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान आर्मी है और पाकिस्तान है तब तक कश्मीर में, और इनका पॉलिसी है 80s में बनाई थी ज़ियाउल हक ने, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आप ये क्यों, आप तो चलो अभी आप पहलगाम की बात कर रहे हो, पिछले 3 साल में जम्मू एरिया में इतने आतंकवादी हमले हुए हैं फौजियों पे, लगभग 50 के ऊपर फौजी मारे गए, कभी 5, कभी 10, कभी 7, जम्मू एरिया में, किश्तवाड़ में, डोडा में। वो क्यों भूल जाते हैं? 50 के ऊपर मरे हैं 2-3 साल में। तो आतंकवाद चल रहा है 370 के बाद भी। तो 370 का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्ट्रांग है, तब तक ये, और आर्मी है वहाँ, आर्मी को अपने लोकल जो पॉपुलेशन उनको खुश करना है। ये सब इंसिडेंट इसीलिए होते हैं, आप मान लीजिए। 370 और 35 से हटने के बाद शांति तो बहुत आई थी, ऐसी बात नहीं है कि शांति नहीं है। मैं देखिए, एक मिनट, आप शांति देखो, शांति 2 चीज़ें, 2 तरह की होती है कश्मीर को। एक तो होगी पब्लिक शांति, वहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, पथराव नहीं हो रहे हैं, ये सब नहीं हो रहे हैं, वो उस टाइप की शांति है। दूसरा, आतंकवाद चलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद है, ये आप मान के ले लीजिए। वो मैं मानता हूँ, लेकिन अपने हिंदुस्तान की सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो चल रही है, कि अगर एक भी गोली, ज़ीरो टॉलरेंस, देखिए, अरे आप देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। देखिए ज़ीरो टॉलरेंस, आप एक ऐसे कंट्री से ज़ीरो टॉलरेंस कहने के लिए बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, आपने पहले एक इंसिडेंट हो गया, ये क्या नाम हुआ था, पठानकोट का, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, ठीक है, उसके बाद हुआ पुलवामा, आपने बालाकोट अटैक किया, उसके बाद अब ये हुआ। ज़ीरो टॉलरेंस मीन्स व्हाट? उसके बाद आप पनिशमेंट कैसे करेंगे जो ख़त्म करें? देखिए, बालाकोट में आपने अटैक किया एक जैश ए मोहम्मद कैंप पे, उन्होंने कैंप 10 कैंप शुरू किया दूसरी जगह। तो मैं कह रहा हूँ, जब तक पाकिस्तान है वहाँ पे आतंकवाद चलता रहेगा, कोई फैक्ट्री है। एक मसला सर ये भी है कि देखिए, हम जब ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने ऐसा किया या आतंकवादी ऐसा कर रहे हैं, हम वहाँ के लोकल लोगों पे में क्यों नहीं एक अच्छा उम्मीद जगाते हैं? मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा, अहम है, बताइए। मैं इस बात को कहूँगा, देखिए, एक ये कैंसर की तरह है, ये जो टेररिज्म है, ये मशरूम कर रहा है, वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आप एक्शन लेते हैं लेकिन उसमें कमी नहीं आती है। कुछ कहते हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट सर्वाइवर्स हो जाते हैं और कुछ हमेशा ही तंग करते रहते हैं और उनकी डेथ भी ऐसी होती है कि ये वायरस है, कैंसर है। जी, मैं आपको इसमें बता दूं, पाकिस्तान, मैं बात कहना चाह रहा था, हिंदुस्तान में अभी एक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर अभी हम प्री जज कर ले अपने हिंदुस्तान को कि वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो ये सोचना गलत है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं होगा। डिप्लोमेटिक एक्शंस जो हुआ है वो बिल्कुल चल रहा है, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक एक्शंस, और उसके बाद है मिलिट्री एक्शंस। ये सब चीजें जो हैं, ये सब चल रही है, ये सब चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान आज भी ह्यूमन बीइंग है, सबसे बड़ी बात है। और वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। आप मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान ह्यूमन बीइंग है? नहीं है, वो नहीं है ह्यूमन बीइंग। तो कैसे लड़ाई हो जाएगी? एक जो है काम कर रहा है गीदड़ों वाला, अटैक किया, भाग लिया, और एक कह रहा है कि नहीं हमारा सुरक्षा हो, हम तुमको नियम से मारेंगे। कहाँ नियम चलेगा? नियम नहीं चलेगा। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, भाई भारतवर्ष जो है ह्यूमन बीइंग है। भारतवर्ष में अगर एक मुजरिम भी चोट खाता है तो उसका इलाज होता है। सबसे बड़ी बात है, बहुत ध्यान देने की बात, कि अगर एक मुजरिम वो गोली खाता तो उसका इलाज पहले होता है, मुकदमा बाद में होता है। भारतवर्ष ह्यूमन बीइंग है, उसको मनुष्य मालूम हो। और ये लोग मनुष्य नहीं है, ये भेड़िए हैं
और गीदड़ हैं, इनको चोट करना है, भागना है। कैसे बदलेगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता कैसे बदलेगी? मानसिकता नहीं बदलेगी जब तक कि पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाएंगे, मानसिकता नहीं बदलेगी। मानसिकता बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है सर, ये तो बड़ी हैरानी की बात है ना। बिल्कुल हैरानी की बात। नेहा जी, मैं एक बात बताऊं कि आप ये समझिए कि भारत का बॉर्डर सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलावा और भी बॉर्डर हैं, कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ क्यों है? वहाँ सिर्फ इसलिए है बांग्लादेश में हो रही है। समझिए मेरी बात, बांग्लादेश समझिए, मैं में कहना हो रहा है, चाह ऐसा नहीं है। बात समझिए, ये टेरर अटैक क्यों यहाँ पे ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ से हिंदुओं को साफ किया जा चुका है, पहला कारण। दूसरी बात, वहाँ पर इस टेररिज्म को रोजगार की तरह पाकिस्तान देता है। वो उन्होंने युवाओं के अंदर मतलब एक ऐसी माहौल पैदा करी, ऐसा स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। जब तक आप उनको यही नहीं साफ रोजगार करोगे, के रूप से बांग्लादेश में भी चल रहा है। जब तक आप उनको साफ नहीं करोगे, जब तक आप उनको साफ नहीं करोगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूरत के अंदर 400 बांग्लादेशी कल पकड़े हैं, अब वहां पे भी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात तो आपको बता दूं मैं, अब मोदी सरकार जो फैसले लेने जा रही है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। सिंध अलग होने जा रहा है, खैबर पख्तून अलग होने जा रहा है, और बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है। और ये समझ लीजिए अब अगर सरकार माफी मांग ली और वो कर लिया तो हो सकता है वो नहीं करे। मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और मुझे लगता है। ठीक है, मैं ज्योति जी एक बात बताइए, ये जो हालात बन रहे हैं और पार्टी मीटिंग बुलाई गई, अभी राजनाथ सिंह की भी बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह भी कई बार बैठक कर चुके हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा तो बिल्कुल साफ है। आप जो सोच रही हैं वो मैं भी सोच रहा हूँ। नेहा जी, एक मिनट यहाँ पे ऐड करूँ मैं। सिर्फ अंदरूनी बातें नहीं हो रही, डिस्कशंस। इंडियन लीडरशिप अभी बहुत सारे जो फॉरेन लीडर्स को भी ब्रीफ कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है, ब्रीफिंग हो रही है। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप इतना भी समय मत दीजिए सामने वाले को कि वो पूरी तैयारी करके बैठ जाए। बहुत सही बात है। इतना भी तैयारी नहीं करने दीजिए उन लोगों को। सरप्राइज एलिमेंट्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आप सांप को तैयार कर रहे हैं, देखिए ये मत कीजिए। ज्योति कलेश जी उनको तैयारी करने दे रहे हैं, लेकिन हमको भी तो तैयारी करनी है। हमारी तैयारी में आप देखिए, आप जब थप्पड़ मारेंगे उनको, वो भी तो वापस थप्पड़ मारेंगे। न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो, एंड रोग कंट्री है, पागल कंट्री है वो। उनको कोई वो कल भी कह रहे हैं साहब, मैं एक चीज मैं वो न्यूक्लियर वेपन ऐसे जैसे वो टॉफी बांटते हैं जैसे कौल साहब, एक चीज मैं बताता हूँ। आप कौल साहब और आप लोगों के लिए स्पेशल, जो ये उड़ाया जा रहा है और जो ये कहा जा रहा है, जो इंटरनेशनल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, ये बिल्कुल गलत है। इनके आज भी एक भी न्यूक्लियर वो एक्टिव नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है। ये गलत बात कर रहे हैं और इसको इसलिए उड़ा देते हैं, इसलिए कि इनकी दाब पड़ी रहे, हम लोग डरते रहे। एक भी न्यूक्लियर बम इनका एक्टिव नहीं है, एक भी पूरी तरीके से बने हैं। आगे जानकारी दे रहे हैं सर, मिसाइल बिल्कुल। आप लेटेस्ट में, मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ और बहुत डीपली रीड, मतलब कि एक सर क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिए क्या होने वाला है। डीपली रीड कर रहा हूँ। भारत पाकिस्तान के बीच क्या होने वाला है 10 दिन के अंदर बता दीजिए। 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा। अभी केवल बातें चलती रहेंगी, छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी। जब तक दूसरी चोट नहीं होगी, तैयारी पूरी है। जब तक दूसरी चोट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और तब तक जितने भी पार्टियां हैं वो सब एंटी हो जाएंगी मोदी के। ये भविष्यवाणी है। ठीक है नेहा जी, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारत सरकार जो टाइम ले रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यह युद्ध जो शुरू होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं टिकने वाला है, इसमें कई देश कूदेंगे। ऐसे में क्या हालात बनेंगे उस सबको लेकर तैयारी है, क्योंकि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होगा, रशिया इन्वॉल्व होगा, अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। ऐसे समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने वाला है, इस चीज पर एक रणनीति तैयार हो रही है। ज्योति जी को दीजिए। देखिए, एक माहौल बनाया जा रहा है, हमारे पक्ष में कौन है, कौन हमें कितना सपोर्ट कर सकता है, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है क्या? देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है।
कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने के पहले ज़रूर इन सब चीज़ों के ऊपर देखता है, समझता है कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध है, वो ज़रूर इसकी असेसमेंट होती है। और तभी सर्वदलीय जो इतनी बैठकें हो रही हैं या इंटरनल सिक्योरिटी के लोग आपस में मिल के बात कर रहे हैं, तो ये एक पूरी प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन मैं दूसरी बात साथ साथ कहता हूँ, एक छोटा सा कंट्री है इजराइल, एनिमीज से घिरा हुआ है, जो चाहता है वो करता है, अमेरिका की भी नहीं सुनता है। ये आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। हमारा नहीं अभी मेरी ज्योति जी, अरे वहाँ पे विपक्ष है, अरे विपक्ष उनके अंदर है, घमंड के विपक्ष अंदर है उनके, आपको पता नहीं खत्म हुई। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, जो चाहता है वो करता है, और पूरा देश एक डिसीजन पर साथ देता है। यहाँ क्या है ज्योति जी मैं आपको बता दूं, एक मिनट मैं आपको बोलूं, इजराइल ने भी जो अभी हमले किए, जो अटैक किए, जो भी कैंपेन चला रहे हैं गाजा में, उसमें एक मत नहीं है। आप एक मिनट आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितने मंत्रियों ने रिजाइन किया, कितने जनरल्स को हटाया गया नेतन्याहू ने, क्योंकि वो डिफर करते थे, वो बोलते थे आप स्टॉप कीजिए। एक मिनट मैं ट्रैक करता हूँ ना ये सब चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। और इजराइल अमेरिका के बलबूते पे ये सब करता है। जैसे ही इजराइल ने वहाँ पे मोर्चा खोला गाजा में, तो ईरान ने अपना बेड़ा भेज दिया, यमन हुती ने भेजा था। तो अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया, इफ़ यू गो अगेंस्ट इजराइल दैट विल बी अगेंस्ट अस। उन्होंने अपना बेड़ा भेज दिया, वहाँ पे नेवी अपनी भेज दी, और जो अपना उनको कॉर्नर अपने सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद ईरान पीछे हट गए, इसीलिए इजराइल अपना खुलेआम जो कर रहा है कर रहा है। ठीक है, आप बताइए मुझे रवि जी, इस तरह की स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तैयारी तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी ज्योति जी ने किया कि इतना भी वक्त मत दीजिए दुश्मन को कि वो अपनी तैयारियां पुख्ता कर ले, तो मतलब क्या वक्त ज्यादा दिया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो भारत के साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, और कौन सच्चा दोस्त है? जी, मुझे लगता है भारत के साथ, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को विश्वास में लिया है। लगातार फ़ोन आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जब मन की बात की तो उसमें भी इस बात को दर्शाया गया, पूरे देश को दिखाया गया कि किन किन देशों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की रणनीति से मोदी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आज तक जिसका जो भी मोदी जी काम करते हैं वो पूर्ण रूप से सही किया है, और लगातार देश उन पर भरोसा करता है। तो मोदी की गारंटी पर मुझे लगता है आज भी देश को भरोसा है, जो भी डिसीजन वो लेंगे। दूसरी बात, अगर युद्ध शुरू होता है तो ये बता दूं मैं आपको, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है अगर दूसरे देश इसमें ना कूदे तो। लेकिन हाँ, पीछे से सपोर्ट कई देश कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी, जिसमें चाइना सबसे साथ उसके खड़ा है, और अभी भी उसने 1000 ड्रोन चाइना से मांगे हैं युद्ध से पहले की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब दहशत का माहौल इतना है पाकिस्तान में कि मैं बता भी नहीं सकता। दूसरी बात यह भी है कि इसके अंदर कुछ देश स्पष्ट रूप से सामने ना आए, लेकिन पीछे से पाकिस्तान को मदद कर सकते हैं। लेकिन यह तय है कि जो भी भारत के साथ खड़ा होगा खुलकर सामने आएगा। और दूसरी बात, भारत की जो तैयारी है वो अपने दम पर इतनी है कि वो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर पूरा वहाँ के 3 या 4 टुकड़े मुझे लगता है हिंदुस्तान करने में कामयाब हो जाएगा। और खासकर एक बात और बताओ, गिलगिस्तान पाकिस्तान में, गिलगित पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी द्वेष भी, गृह युद्ध, जो पाकिस्तान सोच रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके माहौल खराब कर दे या गृह युद्ध जैसे हालात कर, जी बिल्कुल, लेकिन अब वहां पर भी ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आज़ाद, चाहे आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर लें, जितने फ्रंट खुले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सब एकजुट हो रहे हैं, और मुझे लगता है इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। ठीक है, ज्योति जी को दीजिए जरा, मैं 1 सेकंड सर आ रही हूँ। 4 बिंदु बता दीजिए सर कि बड़ा कदम उठाने से पहले भारत को अपनी तरफ से क्या पुख्ता तैयारी करनी चाहिए किसी भी बड़े कदम के लिए? देखिए, 4 कदम। एक तो मैं सबसे पहले बहुत फोकस करता हूं कि ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में है, इसे मिनिमम स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज डाउन कर देना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तानी हाई, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। एक मैंने वहाँ के पाकिस्तानी नेशनल डे को अटेंड किया था, हुर्रियत के सारे लोग थे वहाँ पर। दिल्ली जैसे शहर में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वो लोग की बिल्कुल रिस्पेक्टफुली वहाँ पर उनको बैठाया जाता है, बिरयानी खिलाई जाती है। ये अपने हिंदुस्तान
कांग्रेस नहीं खिलाती। दिल्ली शहर में हो रहा है, मुझे बहुत खराब लगा था। दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत खराब लगा था। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर अपनी कॉन्सुलेट, अपनी एम्बेसी अगर बंद होती है कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, बट अगर इनकी बंद होती है तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। इस चीज़ को भारत सरकार ज़रूर अपने जहन में ले। ये रिडक्शन इन स्ट्रेंथ इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली क्लोज डाउन। एक दूसरा जो है, जो हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, इससे हमें दबाव देने का बड़ा अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बहुत प्रभावित होगी। ये बहुत बढ़िया कदम है, हिंदुस्तानी कदम, बहुत प्यारा कदम है ये, और इससे वो तिलमिला गए हैं। क्या उठाने चाहिए, 4 कदम बता दीजिए ना। मतलब कोई भी बड़ा कदम सरकार उठाए उससे पहले वो 4 कदम पूछ रही हूँ मैं, क्या उठाने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाँ, हमने तो कहा कि अब एक्शन की जरूरत आ गई है। हाँ। मिलिट्री एक्शन की जरूरत आ गई है। अब मिलिट्री एक्शन अगर आप लोकलाइज्ड स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपने किया, जितने टेररिस्ट के मकान हैं उनको बुलडोज किया, उनको ब्लास्ट किया श्रीनगर में, और भी चिन्हित कीजिए, जितना आप उड़ा सकते हैं उड़ा दें। इस पर कोई ज्योति जी यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो वॉर की एक स्ट्रैटेजी में वॉर के जो एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक एडवांटेज कॉन्सेप्ट होता है, जंग जो होती है वो अपने दुश्मन के लैंड पे करनी चाहिए, अपनी लैंड पे नहीं। जो आप अभी मकान ध्वस्त कर रहे हैं, एक मिनट क्या मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा, मैं उसको आगे ले जा रहा हूँ, मैं उसको आपकी बात को आगे ले जा रहा हूँ कि जो मकान गिराए जा रहे हैं कश्मीर में, वो तो ठीक है, इंटरनली हो रहा है, वो एक दे आर वेरी स्मॉल स्टेप्स। हमको लेना है बड़े स्टेप। हमको, मैं अभी मानता हूँ कि माहौल बहुत बढ़िया है इंडिया को अगर वॉर करना है, हमारी इकॉनमी बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान भिखारी है, अभी उनको 4 दिन का रोटी नहीं मिलेगी, फ्यूल उनको सप्लाई। आप बोलते हो कि हमने इतनी टैंकें चलाई, मैं बोलता हूँ फ्यूल कहाँ से आएगा भाई, उसके लिए आपके पास पैसा है? टैंकें चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए। तो दूसरा चीज़ ये है, और हमको जो करना चाहिए, अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी खुली नहीं बोलनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो अभी आर्मी जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी बहुत अंडर प्रेशर है ओवर 2-3 महीने से। क्यों है? तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज़ उनको 10-10, 20-20 लोग मार रहे हैं। वो खुले आम, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मुझे आते हैं वीडियोस वहाँ से, खुले आम तहरीक तालिबान पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा। मतलब दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट दैट कंट्रोल ऑफ दैट, बिकॉज तालिबान जो पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में रूल करते हैं उनको पूरा सपोर्ट है। सिग्निफिकेंटली कल तालिबान, हमारे जो तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ, वो दे आर वेरी फ्रेंडली विद इंडिया नाउ, और वो दे हेट पाकिस्तान, वो दुरन लाइन को चेंज करना चाहते हैं। दूसरा माहौल बलूचिस्तान में, बलूच लिबरेशन जो आर्मी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट है, बलूच नेशनल आर्मी है, जो फाइटर ग्रुप्स है, उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। मार्च 11 को एक्चुअली ये सारा वहीं से स्टार्ट हो गया, जो हमारा पहलगाम है उसका लिंक वहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। मार्च 11 को 33 बलूच लिबरेशन आर्मी वालों ने एक पूरी ट्रेन, जाफर एक्सप्रेस, जो 400 फौजी थे उसमें, पाकिस्तानी फौजी, उसको हाईजैक किया, 48 घंटे तक अपने पास रखा। 214 लोग, इन्होंने तो, पाकिस्तान ने सप्रेस कर दिया कि 15 लोग मारे गए और योग 214, मेरे पास स्टेटमेंट है बलूच लिबरेशन आर्मी का, 214 आर्मी फौजियों को उन्होंने मार दिया 48 घंटे अपने पास रख के। वो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तानी फौज जो वहाँ पे घूमती रहती है ना कि हम तो सुपरमैन है यहाँ पे, उसके बाद हर टीवी चैनल, हर मीडिया में सवाल उठे पाकिस्तान आर्मी चीफ पे कि तुम करते क्या हो यार, तुम तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, हमको क्या प्रोटेक्ट करोगे भाई, बलूचिस्तान निकल रहा है हाथ से। ऐसे रोज़ वहाँ पे डिस्कशन शो है, उसकी वजह से डर का माहौल नहीं, प्रेशर है, एक मिनट, उसी की वजह से ये। तभी आज का जो माहौल है, जब पाकिस्तान के अंदर बगावत चल रही है, जब मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर आप अभी करो, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर बलूच ये जो फौजी, ये जो है रेबल्स है, अगर उनको हैवी वेपन दे, वो एक बने, वो तो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं हमको मदद दो, एक बने में हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वो एक बने में खाली कर देंगे। अगर वहाँ पे हमको सिर्फ ऐसे हेल्प करना है उनको।
उनको अगर हथियार ही दे दिए जाए तो मुझे लगता है बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, इनको अगर हथियार ही दे दिए जाए और पैसा फंडिंग कर दी जाए तो बाहर से अगर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है पाकिस्तान पे। अभी गर्भ लोहा है, हथियार मार देना चाहिए, हथौड़ा मार देना चाहिए, यही कहना है आप लोगों का। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ सर। ये बताइए कि पहले कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, उन पे कितने अत्याचार हुए, आज भी कश्मीर में वही स्थिति है इतने सालों बाद। हिंदुओं के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर, और कैसे हिंदू अपने आप को सेफ महसूस करें? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को अब सर? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, इसको भी बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है। हाँ। कि वहां पे 4 मुसलमान 10 हिंदुओं को मार देंगे, हिंदू 10 हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की मानसिकता नहीं है हत्या करना, मारना, पीटना। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता, मानसिकता ही नहीं है। जब मानसिकता नहीं है तो कट्टर नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात, इनको प्रशय कौन दे रहा? इनको प्रशय हमारी राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं। एक भी मुसलमान, मैं अभी कहता हूं, गलत नहीं है। इनको सर में बैठाल के जो वोट की राजनीति करने वाले हैं, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे ममता हो, कोई जितने भी हैं, इनको एक पहले वोट था उनका क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक वोट था। अब वो अल्पसंख्यक वोट खत्म हो गया, वो उसका जो SC ST का वोट था। अब वोट बैंक रह गया है वो केवल मुस्लिम वोट बैंक, कि जिधर घूम जाएगा उधर ही जीत हो जाएगी। इन लोगों को अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कि हमको इनको सर पे बैठालना है, सर पे मैला कराना है। ये कांग्रेस, सपा, ममता, CPI, CPM, ये जितने भी हैं, जब तक यहाँ पे नहीं सही होगा, नहीं कश्मीर का नहीं इशू, ये मुस्लिम समाज का इशू, उनमें हिम्मत कहाँ से आती है? ठीक है। जो अभी कश्मीरी पंडितों की बात हो रही थी ना कि पलायन हुआ, वो सब, मैं उनमें से एक हूँ। हाँ होंगे। हाँ, हम भी 90 में आए थे, कुछ बैग लेके, 2-3 बैग लेके। मेरी बुआ को मारा गया था, मेरे मामा जी को 3 गोलियां मारी गई थी, जस्ट बिकॉज वो हिंदू थे। क्योंकि क्लियर करना था, वहाँ से कश्मीर को खाली करना था, डरा डरा के माहौल बनाना था कि कश्मीरी पंडित निकले। कश्मीरी अलग इशू है। आप ममता बनर्जी वगैरह वो सपा को लेके उसको मिक्सअप कर रहे हो। भाई ये देश की बात है, हमें नहीं सर, अभी भी वो टारगेट किलिंग हो रही है ना। वही मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। कश्मीर का थोड़ा सा अलग हो जाता है सर पॉलिटिकली। देखिए, पर्टिकुलर कश्मीर हमारा खाली अकेला नहीं है, हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को टारगेट प्रॉपर किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा, बिल्कुल किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा ना, वही नहीं किया जा रहा। जो कश्मीर के हालात अलग है। हिंदू मारा जा रहा है। नया जी, कश्मीर के मुद्दे पर सबसे बड़ी गलती तब थी जब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार को लिखा कि कश्मीर हिंदुस्तान में विलय कर देना चाहिए। उसके बाद ये जाते हैं अमेरिका, नेहरू जी, और जाकर बात करते हैं उसके जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है। अगर उस समय पे हमारे पास फौज थी, लेकिन इतिहास हो गया ना सर, बिल्कुल इतिहास, लेकिन उसी का दर्द है। हिंदू वहां नहीं मारा जा रहा है, हिंदू पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है, झारखंड में मारा जा रहा है, हिंदू हर जगह मारा जा रहा है। सवाल पे आइए। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि जब हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पर पहुंचाया जाएगा जहां उनका घर था, जहां वो वापस उनको वहां पर विस्थापित किया जाएगा, वहां पर उनको लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक, वही हमने तो सार बता दिया ना, जब तक ये पार्टियां उनको मुसलमानों को प्रशय देते ही रहेंगी। मुसलमान में हिम्मत नहीं है, मुसलमान में हिम्मत नहीं है। मैं अभी फिर कह रहा हूं, मुसलमान में हिम्मत नहीं है। कौल साहब समझिएगा, इसमें जो जितनी पार्टियां हैं, जो चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो कश्मीर में भी तो है ना, CM जो है वो पूरा मुसलमान का पक्ष लेता है, वन साइडेड। ठीक, तो जब तक इनको प्रशय मिलता रहेगा, राजनीतिक प्रशय मिलता रहेगा, तब तक नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। बताइए जरा मुझे कि पॉसिबल कैसे है और कैसे हो पाएगा ये? अभी कोई मरने के लिए तो वहां नहीं जाएगा ना सर, अपने परिवार को लेकर। देखिए, कश्मीरी पंडित जाते रहते हैं, इतने सालों से जाते रहते हैं, लेकिन एज ए टूरिस्ट कुछ दिनों के लिए घूम लीजिए, तो वो भी सुरक्षित नहीं है। वही कुछ दिनों के नहीं, वहाँ पे लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ है कश्मीरी पंडित जो 5, 2, 4, 3 हज़ार है शायद, वो जो PM पैकेज के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। बाकी
आप जाइए, लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, बाकी सब भी जाते हैं, घूमते हैं, 10 दिन जाइए, 15 दिन जाइए, बट एज ए टूरिस्ट यू आर एक्सेप्टेबल। बट अगर आप वापस आएंगे फिर पूरा एक दूसरा मसला होता है। उसमें आपको पूरा जो वहाँ पे जो कश्मीरी मुसलमान सोसाइटी है उसको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके ही सारा सब होगा। देखिए ये सब कहते हैं कि हमने भी, जब मैं कह रहा हूँ ना मेरी बुआ को गोली मारी, उनको पड़ोसी ने बोला था कि आपको गोली लगेगी तो सबसे पहले हम आएंगे, लेकिन जब दो आतंकवादी आए तो सब लोग पड़ोसी छुप गए। तो अब गोली कोई खाने वाला नहीं होता है, मैं तो हमेशा बोलता था पहले वो अपने आप को बचाएंगे, जो भी चाहे मुसलमान हो हिंदू हो। तो ये सब बकवास होता है कि पहले गोली मैं खाऊंगा। अब देखिए अगर यहाँ पे पहलगाम की बात करें, वहाँ पे इतने मुसलमान या घोड़े वाले किसी ने किसी को शील्ड किया जब आपको टारगेट कर रहे थे? किसी ने भी, घोड़े वाले ने या चाय वाले ने या जो भी वहाँ पे सप्लाईज करते थे जो लोकल मुसलमान हैं, किसी ने भी किसी टूरिस्ट को शील्ड किया कि नहीं पहले गोली मुझे मार? नहीं किया ना। मरने के लिए कौन तैयार है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो लेट अस फेस द रियलिटी। तो अगर कश्मीरी पंडितों को जाना है तो अपने सिक्योरिटी टर्म्स को, कंडीशंस को। अब दूसरी बात है कि भाई हमने जैसे हमारा घर जला दिया वला दिया, हम वहाँ वापस अपनी जगह कैसे जाएंगे? तो वी नीड ए न्यू प्लेस। तो एंड दूसरा हम करेंगे क्या वहाँ पे? अब यहाँ पे हम जॉब वॉब कर रहे हैं सारे ऑल ओवर द कंट्री, अनदर डिसलोकेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, जॉब्स कौन देगा? तो वो सब फैक्टर्स है, इसलिए इम्पॉसिबल मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा आप बताइए मुझे कि अभी तक जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं क्या वो काफी है? नहीं, कितना प्रभाव पड़ रहा है? आपने पूछा 4 बिंदु कौन कौन से हैं। 3 बिंदु का हमने जवाब दिया था। और एक चौथा बिंदु जो है, जो जिसको कहते हैं इंटरनेशनल आइसोलेशन करना, पाकिस्तान को एज अ रोक कंट्री, एज अ एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, इसके ऊपर भारत सरकार बहुत मेहनत कर रही है। फिर से FATF में इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ब्लैकलिस्ट से ग्रे लिस्ट में आया था, फिर वो निकल गया। जब तक कि इसके ऊपर इकोनॉमिक आक्रमण नहीं होगा, जब तक कि इसकी रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी, ये जितनी फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, जब तक इसके ऊपर बहुत अंकुश लगे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार ने बहुत किया है, और लगाने की ज़रूरत है, और एग्रेसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। रीराइट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है सर, देखा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम जो कंट्रीज हैं वो कहती हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कदम उठाने की बारी आती है तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं। यही जो गुरुजी ने कहा, हमारी मानसिकता अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। बहुत सही बात कह रहे हैं। ये हमारा संस्कार कुछ और कहता है। ठीक है, अगर हम एक जानवर का भी हम देखते हैं कि उसको चोट लगी है, दिल करता है कि उसको कुछ मलहम पट्टी कर दिया जाए। ये हमारी सोच है। इनकी सोच, ऐसे जाहिल और ऐसे दहशत गर्दी लोगों की सोच ये है, गोली मार दो, उसको ख़त्म करो। ये बहुत डिफरेंस है सोच में। हर चीज जानवर मारा होगा तो मार के खा जाएंगे वो। हर चीज में इतनी अलग सोच है, तो आदमी कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप रहे उस कंट्री से जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, यहाँ टेररिस्ट कैंप्स हैं, जिनका एंटी इंडिया एजेंडा है, जिनका कश्मीर एजेंडा है, एंटी हिंदू एजेंडा है। उस कंट्री से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं क्या? मेरे हिसाब से नहीं। इसलिए रीराइटिंग ऑफ द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज मस्ट, एंड नाउ इट्स द टाइम। ठीक है, रवि जी। नेहा जी, दुनिया में आतंकवाद जिंदा क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन का, सवाल का ये जो आंसर है वो बहुत इजी है कि इस दुनिया में आतंकवाद उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हथियार बेचने की एक रणनीति है सब देशों की। ये तो संभव है, नहीं हो सकता। डेवलप कंट्रीज हैं वो हथियार बेचना चाहते हैं और आतंकवाद को जिंदा रखते हैं। चलता रहेगा, दोनों तरफ ये चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकवादी हैं उनके पास हथियार आते कहाँ से हैं? सर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा कुछ एरियाज है, वहाँ पे लोकल जो, जैसे यहाँ पे स्कूटर वगैरह ठीक करते हैं ना, वहाँ पे AK राइफल बनती है, लोकल बनाते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, तो हथियार का कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि फंडिंग, आप देखिए, अगर हम ये टेररिज्म एक लो कॉस्ट वॉर है, बहुत लो कॉस्ट वॉर है। आप देखिए 3 आतंकवादी आए, 3 AK राइफल मान लीजिए, उनके पास 50 या 200 बुलेट्स है, इतना ही आपको खर्चा हुआ ना, और उनको थोड़ा सा खाना वाना देना, कितना खर्चा हुआ आपको? लेकिन इसके पीछे देखिए, ये भी सवाल है। देखिए इसी में एक और सवाल आ रहा है, सवाल इस बात को लेकर भी। देखिए आतंकवादी आए,
आते ही तो उन्होंने अटैक नहीं कर दिया ना, रुकते हैं लोगों के नहीं, वो रुकते हैं, है, सोचते हैं यहाँ पर मिलिट्री नहीं रहती, यहाँ पे आर्मी नहीं रहती, इस वक्त नहीं रहती, तो उसके लिए लोकल गाइड उनको हेल्प होती है, लोकल हेल्प जरूर होती है। देखिए बाहर वाले को पता नहीं होता, वो जो बाहर से आया पर है वो रहते या तो फोर्स से रहते हैं या तो जंगलों में रहते हैं। आप देखो ना कितने हाइड आउट जो जंगलों में पकड़े गए, पेड़ों के नीचे जंगलों के बीच पे आपने वो हाइड आउट बना दिया, एक वो जैसे छत वो नहीं होते, वो जैसे तरपाल टाइप लगा दिया, उसके नीचे आप रह गए। तो ये जंगलों में रहते हैं अभी आजकल, या किसी के घर में बंदूक, हाँ जो देखो वो पहाड़िया एरिया है ना, हम आपको कभी देखा नहीं होगा, वहाँ ढोक होते हैं, वहाँ दूर दराज लोग एरिया तक कोई होता ही नहीं है। एक ढोक हो गया, वहाँ पे 2 लोग रहते होंगे, 4 लोग रहते होंगे, 4 बंदूकधारी आ गए, बोले कि हम रात को ये रुकेंगे, तो रुक गए, रात को खाना वाना हो गया। अब उसी में कई सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, भाई जी हमारे यहाँ आते हैं 4 लोग देखेंगे, जैसे आप सुनते होंगे 4 लोग देखे गए थे कठुआ के जंगल में, तो वही इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। या कोई लोकल जो होते हैं, जैसे आपका जो वहाँ पे कटरा में जो अटैक हो गया था, वहाँ पे एक लोकल बंदे ने उनका घर वर भी दिया था, खाना भी दिया था, वो लोकल कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे पकड़ा गया था बाद में। हाँ, तो ऐसे भी होते हैं, या ज़ोर ज़बरदस्ती होते हैं, या लोकल ऑलरेडी होते हैं जो ब्रेन वॉश होते हैं, पाकिस्तानी हिमायती होते हैं, वो हेल्प करते हैं, ऐसे भी है। तो वो जिसको बोलते हैं टेररिस्ट एसोसिएट बोलते हैं। क्योंकि आखिरी पड़ाव में एक आखिरी सवाल मेरा रवि जी आपसे है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पे हम ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते, या ऐसे कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास में। ऐसे में बहुत सोच समझ के रणनीति बनानी होगी। उसके बाद क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि भारत को नुकसान कम से कम हो, जो आप एक्शन लेते हैं उससे सामने वाले को नुकसान हो, क्या ऐसी रणनीति होगी? जी बिल्कुल, मैं नेहा जी समझता हूँ जिस प्रकार का जनरल मुनीर का बयान आता है, और बयान इतना मतलब आप समझ सकते हैं पूरी तरह से हिंदुओं को काफिर बताया जाता है, उसके बाद अटैक होता है, ये पूरी सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान की। अब ऐसे में भारत सरकार के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, क्योंकि अब साफ पता चल चुका है कि आर्मी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब अगर आर्मी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है खुद, अब ये सबूत है पूरी दुनिया के सामने। अब सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक जो सबको जो है इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार अब जो भी कदम उठाएगी वो अपनी सुरक्षा में उठा रही है। तो ऐसे में देखिए युद्ध बने होगा तो हम ये देखें कि न्यूक्लियर पावर है तो हम ये सोच के युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध होगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना कोई भी किसी भी मुल्क के लिए इतना आसान नहीं होता। देखिए कहना आसान है, लेकिन अटैक करना मतलब उसका मतलब समझिए आने वाले 50 वर्षों तक वो मुल्क जो है पूरी तरह से वो एरिया पूरा तबाह हो जाता है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर लड़ाई लड़ना, और अगर ये जंग छिड़ती है और न्यूक्लियर अटैक होता है तो ये समझिए ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा, यह भी बता दूं मैं। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक बेशक से कठमुल्ला कई वहाँ के पाकिस्तान के बोल रहे हैं, आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं कि हमारे हाथ एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में एटम बम होगा, हमने यह कैसा जाने के लिए रखा है। और उनको ये नहीं पता कि भारत के लिए 10 मिनट का खेल है, लेकिन यह खेल खेलना इतना आसान नहीं है हमारे लिए भी। अगर हम लड़ाई लड़ने से पहले 10 दिन सोच रहे हैं तो समझिए अगर वो हथियार डालने से पहले या वो ऐसा बम का इस्तेमाल करने से पहले कोई भी मुल्क चाहे वो कितना भी बड़ा पागल हो, क्योंकि पागल को भी अगर आप सड़क के बीच में छोड़ देंगे तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि उसको कोई नीचे ना दे जाए। चलिए, बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई जा रही है, तमाम बैठकें हो रही है, रणनीति आगे की बनाई जा रही है, क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है और कितने वक्त पर करना है। बहरहाल ये क्या रणनीति होगी उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आप खत्म करें तो एक बात अंतिम में जरूर कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। इंडिया को एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए, आज हमारा लेवल वर्ल्ड में स्टेटस ऐसा है कि हम लोग सुपर पावर स्टेटस में है। और अगर आज हम लोग नहीं कुछ करते हैं, किसी वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस वो अफेक्ट होती है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, उसमें आँच आएगी। लेकिन वो स्टेटस अफेक्ट ना हो इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि इसकी सजा मिलेगी और बहुत सख्त सजा मिलेगी। और राजनीतिक तौर पर भी देखें तो कई राज्यों में भी चुनाव भी है, एक सेकंड में भी बहुत जरूरी है। एक सेकंड बोले, देखिए इस सारी उसमें पूरे विश्व में जितने देश मुस्लिम हैं उनमें कहीं पे भी शांति नहीं है। इसलिए शांति नहीं है कि वो आपस में ही लड़ेंगे,
उनकी मानसिकता जो हमने पहले कही, उनकी मानसिकता ही यही है, इनका जन्म ही ऐसे हुआ, लड़ो मारो काटो खाओ। एक बात तो मुसलमान जो है वो कभी भी हम लोगों के तरीके से नहीं आ सकता। हम लोग जो स्वस्थ मस्तिष्क से सोचते हैं, चाहे सीरिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कोई भी देश हो, सब आपस में लड़ लेते हैं, इसमें कोई दो नहीं। सही बात कह रहे हैं। और एक बात, आखिरी पड़ाव में, माफ कीजिएगा सर, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया एक बात का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।